आज के शो में डॉन लीक्स, एतराजात, तहफुजात, मंतकी अंजाम क्या? बजरिया ट्वीट रद्द अमल, महाजराई का तासुर कितना दुरुस्त? हुकूमत ने जो इक़दाम करना था उसके मुताबिक उन्होंने इक़दाम किया है। कोई ऐसी सूरत हाल अब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आई और हुकूमत ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ट्वीट की बुनियाद पर कोई तरीक़ाकार तब्दील नहीं हो सकता। न्यूज लीक्स, एपीएनएस के सुपुर्द किए जाने की सिफारिशात का जवाब क्या? प्रोसेस से हटा देना जो है वो कोई सजा नहीं होती, बल्कि वो टाइमली ऑब्जर्वेशन होती है। बरतरफी फैसला कैसे और किस बुनियाद पर किया गया? राव तहसीन अदालत जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। कुछ ही देर कबल चौधरी निसार साहब ने वाकएंड पीयूएफ वाकएंड से खिताब किया फैक्ट्री से, जहां उनको जाने से रोका, यानी ये कहा गया था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लेकिन चौधरी निसार साहब ने कहा कि नादान लोग हैं, जानते नहीं कि वो फिर भी जाएंगे, और उन्होंने जाकर खिताब किया मजदूरों के दरमियान आकर। उन्होंने क्रिटिसिज्म करी है सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी। उनका कहना था कि अगर यहाँ की सिक्योरिटी नहीं संभाली जा सकती तो फिर कहाँ की संभाली जा सकती है, मैं फिर भी आऊंगा, अगर जान को खतरा है तो मैं आऊंगा। ये बजाय टॉन्ट और ये क्या वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है कि कोई चपकलिश है, कोई मामला खराब है, ये उस तरफ निशानदेही है या नहीं है? चौधरी निसार का रीसेंट खिताब और फिर डॉन लीक्स के हवाले से जो रिपोर्ट जिसको अभी तक सामने आना है, जो नहीं आई है, उस पर जो एक्शन शुरू हुए हैं, मामला एपीएनएस के हवाले करने का हो या राव तहसीन का हो, क्योंकि राव तहसीन कोर्ट जा रहे हैं और एपीएनएस के हवाले से यह कहा जाता है जी कि ये किस बुनियाद पर एपीएनएस को यह कहा गया है कि आप ये देखें, आप रिपोर्टर या एडिटर के खिलाफ कोई एक्शन ले। ये कौन सी अथॉरिटी एपीएनएस है उसके पास कि वो ये एक्शन ले सकती है? क्या ये कदगन तो नहीं होगी आजादी सहाफत पर? और फिर जो ट्वीट का मामला है कि ट्वीट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, इस एतराज और इस तनाजे ने भी काफी एक नई बहस का आगाज कर दिया आज के प्रोग्राम में, सियासी तौर पर, आज के प्रोग्राम में दिफाई तौर पर और यकीनी तौर पर जो हिकमत अमली मौजूदा हुकूमत की होगी, इस पूरे मामले को लेकर हम बेनकाब करेंगे। हम आपके सामने हकाइक रखेंगे, फैक्टर्स रखेंगे, ऑपोजिशन के अहम रुकन साथ होंगे, हमारे साथ ऐसे इदारों के सरबराह होंगे जो कि जमहूरियत पर, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर गहरी नजर रखते हैं, हुकूमती तर्जुमान साथ होंगे प्रोग्राम में। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा बेनकाब में, आपके सामने दोबारा हाजिर होगा। हुकूमत ने जो इक़दाम करना था उसके मुताबिक उन्होंने इक़दाम किया है। कोई ऐसी सूरत हाल अब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आई और हुकूमत ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ट्वीट की बुनियाद पर कोई तरीक़ाकार तब्दील नहीं हो सकता। प्रोसेस से हटा देना जो है वो कोई सजा नहीं होती, बल्कि वो टाइमली ऑब्जर्वेशन होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और कुछ ही देर कबल चौधरी निसार साहब का एक खिताब अहम तरीन हुआ है, जिस खिताब से जिस जगह जाने से उनको उस हवाले से कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, उसके बावजूद वो वहां गए और उन्होंने वहां जाकर ये कहा कि चंद नादान लोग ये चाहते थे कि वो यहां ना आए मजदूरों के पास, लेकिन उन्होंने सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स को मलूज़े खातिर रखकर यहां गए और यहां जाकर खिताब किया। और इधर खिताब में उन्होंने ये भी बोला कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज इस जगह की सिक्योरिटी नहीं कर सकती वाकएंड की, पीओएफ वाकएंड की, तो फिर वो किस जगह की उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये उन्होंने लफ्ज एग्जैक्टली उनके ये थे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा नादान है वो लोग जो चाहते थे कि मैं इधर ना जा सकूं। ये किस साजिश की तरफ निशानदेही कर रहे हैं? यह साजिश बहुत ज्यादा हार्श वर्ड हो जाएगा, कोई ये वही सिविल मिलिट्री रिफ्ट है मुबैना तौर पर जिसके बारे में बातें हो रही हैं, खदशात का इजहार किया जा रहा है। प्रोग्राम में जानते हैं, मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असेंबली नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जनाब उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा हैं, और जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि पिल्डैट के सरबरा हैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, और जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब प्रोग्राम में साथ होंगे, दिफाई तजनिगार के तौर पर प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। अहमद बिलाल साहब, आपने सर ये चौधरी निसार साहब का खिताब रिसेंट सुना है, डॉन लीक्स के तनाजर में ये कोई बात इंपॉर्टेंट है या फिर आप इसको इतनी अहमियत नहीं देते? चौधरी निसार साहब ने जो टॉन्ट किया है, क्या किया है एजेंसीज को, या किस साजिश या किस नादान का जिक्र किया है इस तकरीर में?
देखिए, ये डॉन लीग से बराह रास्त इसका ताल्लुक है या नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन एक मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और फ़ौज के बारे में एक इरिटेशन है, एक बिटरनेस है, एक तलखी है जो 1999 से मौजूद है। ये जब कोई ख़ास वाक़या होता है तो ये तलखी उभर के सामने आ जाती है सरफेस पे, वरना ये ज़ेर ज़मीन रहती है। लेकिन ये अपनी जगह हकीकत है कि ना मुस्लिम लीग नवाज़ 1999 में उनकी हुकूमत को जिस तरह से बरतरफ किया गया, मुंतखब वज़ीर आज़म को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, उस तलखी को अभी तक ओवरकम नहीं कर सके हैं और वो बार बार मुख्तलिफ ज़रियों से बाहर आ जाती है। साहब की नहीं आ रही है, वो इशारा करके बता रहे हैं, तो ये आवाज़ अगर सही कर जी ठीक है। जी अहमद साहब जी, तो मेरे ख्याल में ये जो तलखी का उनसर है ये मुसलसल मौजूद है, ये बार बार हमें देखने में आता है और फौज की तरफ से भी एक रिएक्शन होता है। नहीं तो सर ये दो तरफा तलखी है। अपने रिएक्शन में ये तलखी आप कह रहे हैं कि सिर्फ नून लीग की क़यादत में कोई तलखी है फौज के हवाले से, ये 1999 से ये यानी एक तरफा है, दो तरफा है ये तलखी जो इस वक्त आपको नजर आती है अहमद साहब, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, जब ये तलखी होती है तो फिर उसका रिएक्शन भी होता है। मैं नहीं कह सकता कि किस तरफ से हुआ, लेकिन 99 में तो जाहिर है फ़ौज की उस वक्त की क़यादत की तरफ से हुआ। तो समझना ये चाहिए कि एक इदारे के ख़िलाफ़ तलखी रखने का तो कोई मतलब नहीं है, वो वाक़या हो गया। अब इसको आप देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनके वालिद को फांसी चढ़ाया गया था, उनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ किया गया था, लेकिन उन्होंने उस तलखी को बहुत बेहतर मैनेज किया था। अगर आपको मुल्की को सरबराही संभालनी होती है और आप एक मुल्क का नज़्म नस्क संभालते हैं, तलखी को कोई आप बायसनेस कह रहे हैं क्या? मतलब मैं अहमद साहब अगर थोड़ा एक्सप्लेन, आप कोई बायसनेस कह रहे हैं, मतलब आप ये तो बड़ा संगीन इल्जाम हो जाएगा, कोई बायसनेस एग्जिस्ट करती है दिल में, कोई ऐसी कोई हार्श फीलिंग है फौज के बारे में इस तरह की आप कह रहे हैं नून लीग के पास? ये अहमद साहब, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है? देखिए, यह तो तलखी है और यह तलखी बाज़ात मुख्तलिफ उसकी फॉर्म्स होती हैं, मुख्तलिफ उसके तरीके होते हैं जिस तरह से बाहर आती है। ये अभी आप ये देख रहे हैं, जैसे आप चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू के बारे में बात कर रहे थे, इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब, इससे पहले परवेज़ रशीद साहब, इससे पहले पार्टी के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसी तल्ख बातें कह जाते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए या कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। इस सिनेरियो में देख लेना ऐसी चीजें आ जाती हैं। ये कहते हैं वजीर दाखिला कि उनको ये कहा गया कि थ्रेट है, आप ना जाएं, जिस जगह वो हर साल जाते थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जी सिक्योरिटी थ्रेट को नहीं मद्देनजर रखता, मुझे मजदूरों में जाना ज्यादा अहमियत है मेरे लिए, और उसको बालाए ताक रखकर वो वहां गए और उन्होंने जलसे में शिरकत करी, खिताब किया। तो इस सिनेरियो के अंदर तलखी वाला कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हैं 99 से जो जोड़ रहे हैं, वो कैसे आता है मतलब साहब? ये तो आपने जोड़ा है ना, मैं तो उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा है कि ये जो उन्होंने कमेंट किया है, एक थोड़ा सा तंज किया है सिक्योरिटी एजेंसीज पे कि अगर आप यहाँ पे भी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते तो कहाँ कर सकते हैं। तो आपने उसका सिलसिला जोड़ा कि इसमें कोई तंज है या क्या है। तो मुझे महसूस होता है कि पब्लिकली जब आप ऐसी बात करते हैं तो दरहकीकत उसके पीछे एक हिस्टोरिकल तलखी होती है जिसकी बुनियाद पे आप ऐसी बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक तलखी है जिसके ऊपर काबू नहीं पाया गया, अभी तक मैनेज नहीं किया गया, और ये दोनों तरफ से है, फौज की तरफ से भी। जैसे अभी हालिया ट्वीट है, ये भी मेरे ख्याल में एक मामूल की चीज़ नहीं है, अपने मामूल से हट के आगे बढ़ के करने वाली बात है। और इस तरह की जो कमेंट है पब्लिकली जब किए जाते हैं तो दोनों तरफ से किए जाते हैं, और ये कोई हेल्दी चीज़ नहीं है इदारों के लिए। ऐसे रमेश कुमार साहब से हमारा राब्ता बहाल अगर हो गया, रमेश कुमार साहब से हम बात कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी राब्ता बहाल हुआ है। उमर चीमा साहब, सर आपकी नज़र में, क्योंकि खान साहब ने तो डॉन लीज का जो मामला जोड़ा है, खान साहब ने वो तो जोड़ा है जी कि फौज को मलाइन करने की, इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करने की कोशिश की है। रिपोर्ट सर अब तक क्यों नहीं आती उमर चीमा साहब बाहर डॉन लीज के हवाले से? जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो आखिर सामने लाने में क्या कदगने हैं, क्या हिंड्रेंस है, वजह क्या है इस वक्त उमर चीमा साहब आपकी नजर में, जो रिपोर्ट सामने नहीं आ रही हमारे? देखें, यकीनन अभी जो आप बात करते थे सिक्योरिटी रिस्क की बात करते थे, तो इस वक्त अगर जो मौजूदा हालात जो खास तौर पर भी डॉन लीज के हवाले से भी बात हुई, तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर के जहाँ से नेशनल सिक्योरिटी के एक अहम इशू के ऊपर ब्रीच हुई, और उसके बाद फिर जिस तरीके से ये दावे किए गए कि 4 दिन के अंदर JIT जो है रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसको महीनों बाद अगर कोई रिकमेंडेशंस आई भी हैं, उसको जिस अंदाज से हैंडल किया गया है, वो उस जहनी
जो एक नफरत है मियाँ साहब के और उनके जो इर्द गिर्द जो टोला है उसके वो खुल के सामने आ गई है। और अगर आप मियाँ साहब का अगर पूरा सियासी रिकॉर्ड देखें, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये वो सियासतदान है जो खुद GHQ की लेबॉर्ट्री में पैदा हुए, उसके बाद बार बार मियाँ साहब को जब भी मौका मिला, जैसा अहमद बिलाल साहब ने 99 का बात की, इससे पहले 93 के अंदर भी जब मियाँ साहब की हुकूमत करप्शन पे घर भेजी गई थी, तो मियाँ साहब के जहन के अंदर एक ज़ाती तौर के ऊपर जो है एक इख्तलाफ, एक नफरत जो पैदा हुई, बार बार जो बयानात देते रहे। अभी जो 2 दिन पहले जिंदाल उनका दोस्त आया था, उस तक ने जो बयानात दिए पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की एजेंसीज के खिलाफ, और फिर मियाँ साहब ने बजाय इसके कि उस पर शर्मिंदा होते, माफ़ी मांगते या कोई और बात करते, उन्होंने उकाड़ा में अलल ऐलान एक मैसेज दिया कि मैं दोस्तियाँ करता हूँ, दोस्तियाँ निभाता हूँ। ये किसको मैसेज दे रहे थे? और फिर आज जिस तरह से ये चौधरी निसार भी जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और बाकी भी जो इनके वज़रा जिस तरह से अंदाज में बात कर रहे हैं, इससे बड़ा साफ नज़र आता है कि ये जब बिल्कुल बंद गली में चले जाते हैं मियाँ साहब की सियासत, जब इनको और कोई रास्ता नहीं मिलता तो ये आ जाके फिर दोबारा जो है हमलावर होने की कोशिश करते हैं पाक फौज के ऊपर, ताकि किसी तरीके से ये सियासी शहीद हो जाएं और फिर एक दफ़ा अपनी लूट मार का जो है वो संदूक लेके ये बाहर रवाना हो जाए। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है रमेश कुमार साहब, आपको याद होगा रमेश कुमार साहब आपने सुना 2014 के अंदर, ठीक है, अच्छा रमेश कुमार साहब साथ रमेश कुमार साहब 2014 के अंदर भी अगर आपको याद हो, जब इस मुल्क के अंदर 2013 के इलेक्शन में होने वाली धांधली के खिलाफ एक तारीखी एक मूवमेंट चली, धरना दिया गया, तो उस वक्त भी बजाय इसके कि इश्यूज को एड्रेस करने के, ये पूरी काबीना इंक्लूडिंग मियां साहब क्या बात कर रहे थे? मैं जवाब ले लूं रमेश कुमार साहब, ये अहमद बिलाल ने साहब ने कहा कुछ तलखी एग्जिस्ट करती है। पहले तो रमेश कुमार साहब आपने चौधरी निसार साहब का बयान सुना है? अभी चौधरी निसार साहब ने जो बयान दिए इसकी क्या पस मंजर है, कुछ हमें आगाह कर सकते हैं? चौधरी निसार साहब ने कहा एजेंसीज अगर POF वाक एंड की सिक्योरिटी नहीं संभाल सकती तो फिर तो कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुझे रोका गया कि मैं ना आऊं, यहां पर नादान लोग थे, जानते नहीं थे, फिर भी मैं आया। तो रमेश साहब ये चौधरी निसार साहब ने इतना ज्यादा हार्श बयान क्यों दिया? इस पर जरूरत क्या थी इसकी आपकी नजर में? देखिए, मैं समझता हूँ सिक्योरिटी इदारे हमेशा हाई अलर्ट ज़रूर होते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उनका फ़र्ज़ है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से आगाह करें किसी को। अब वो अपनी हिम्मत समझ के फिर भी जाते हैं और चीज़ है, मगर उनका काम है एक अलर्ट, अगर कोई भी ऐसी चीज़ का होता है तो वो ज़रूर अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और उनको निभाना भी चाहिए। और आप देखें कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है पाकिस्तान में तो 2 दिन 4 दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसी ज़रूर ऐसा कोई अलर्ट जारी करती हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। और आपने 2-3 मरतबा पहले भी आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। रही बात मेरे पास तो नहीं आपका इंट्रो मैं सुन सका हूँ, आपके लिंक के डाउन की वजह से नहीं। मैं उमर चीमा साहब का खूबसूरत आवाज़ जो है, मैं जो अच्छी बात हमेशा करता है, मगर आज मैं उनको भी नहीं सुन सका हूँ। बात सिंपल में ये है कि यहाँ पे दारू के तनाव की जो बात अभी अहमद बिलाल साहब ने की है कि एक तलखी है इस पर आपकी क़यादत में जो 1999 से मौजूद है, वो तलखी आपके वुज़रा के बयानात में नजर आती है बार बार, और आज वो वाक एंड में भी नजर आई जब चौधरी निसार साहब एजेंसीज को टॉन्ट कर रहे थे, कह रहे थे जी कि आपकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। रमेश कुमार साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि माजी में जिससे भी जो गलतियाँ हुई हैं और उनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और अब गलती किसी भी पार्टी को जो है, नई पॉलिटिकल पार्टी को, नई अस्करी क़यादत किसी को भी दोहरानी नहीं चाहिए। जो पाकिस्तान का आइन कहता है उस आइन को फॉलो करना चाहिए। अगर दोबारा आइन से इनराफ करने की अगर किसी ने भी या आइन का सहारा लेके किसी ने और अपने पावर दिखाने की अगर कोशिश की तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ मुल्क के लिए नुकसानकार होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ऐसे एग्जाम्पल से भरी हुई है। और मैं समझता हूँ हम तो तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हमने इन चीज़ों से बहुत सीखा है। और जो लोग जो समझते हैं कि ये तनाव है, आपस में झगड़ा है, ये है, मैं नहीं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ जो है, या मैं जाता रहता हूँ, मैंने ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं की है। आप मुझे बताएं, जब वजीर दाखिला ये कह रहा है कि वो एक जगह जाना चाहता है खिताब करने, और एक तो होता है कि रिपोर्ट दी जाए कि आपको यहाँ जाने से खतरा है, और एक होता है आपको ये कहा जाए आपको नहीं जाना वहां पर, वजीर दाखिला, तो फिर वो वजीर दाखिला ये कहते हैं जी कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मैं तो जाऊंगा। तो सर ये फिर तनाव नहीं है? तो फिर रमेश कुमार साहब इसको हम क्या कहें? ये बड़े अच्छे कोई मामला हैं, ये कौन सी वो कहते हैं खिचड़ी पक रही थी इस्लामाबाद में मेरे पीछे, ये किस तरफ इशारे कर रहे हैं चौधरी निसार साहब? फिर आखिरकार रमेश कुमार साहब, सैफान खान, आपके प्रोग्राम का नाम है बेनकाब, और आप हमेशा ऐसी मिरेकल टाइप चीज़ें लेके आते हैं जिसका जवाब ढूंढना जो है वो आपकी टीम तो ढूंढ सकती है, मगर कम से कम हम नहीं ढूंढ सकते।
दूसरी चीज़ ये कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिसकी वजह से जो है वो इतना तनाव और इतनी जो है वो एग्रेसिव लेवल जो है दोनों तरफ से बढ़े। मैं समझता हूँ कि आज भी हमें मुल्क के लिए मिल के खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि अस्करी क़यादत का भी इस पाकिस्तान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस बात का जवाब रमीज साहब आप कह रहे हैं कि ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ये इस सवाल का जवाब, क्योंकि आप खुद सर MNA हैं, इस वक्त आला हल्कों में बैठते हैं, आप कह रहे हैं इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि चौधरी साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है। ये बात आपके सवाल का जवाब वो भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक देना वो तो मुश्किल है ना। बात सिंपल में ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी वजह से जो बयान को जिस तरीके से लिया जा रहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने ऐसी बात की है और इसका मतलब ये है कि आपस में तनाव है, उनको रोका गया। अब ये अभी की बात है, अभी तो ये चीज़ इतनी सामने नहीं आई है। जब थोड़ी बहुत सामने आएगी लाजमी हम चौधरी साहब से भी पूछ सकते हैं, हमें भी पता चल जाएगा कि असल में कहानी क्या थी क्या नहीं थी। मगर मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। बड़ी अच्छी बात है सर, पॉजिटिव और ये अच्छी चीज है। और यहाँ पे भी प्रोपेगेंडा या प्रोपेगेंड नहीं किया जा रहा है इसको। लेकिन जनरल नईम लोधी साहब, आप सर कैसे देखते हैं, अगर आपने खिताब सुना है चौधरी निसार साहब का, नईम लोधी साहब, तो आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? आप क्या इसको बहुत एग्जैजरेट करेंगे, हालात कोई कशीदा है, या ये सब कुछ ठीक है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है? एक वजीर दाखिला कह रहा है जी मुझे रोका गया, मैं आया यहाँ पर, आपकी कारकर्दगी में सवालिया निशान है। नईम लोधी साहब, आपकी नजर में क्या है मामला? देखिए जी, अगर तो ये कहा जाए कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं तो वो तो फिर सच नहीं होगा, इसलिए वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात बहुत मेरा ख्याल है अशद ज़रूरी है कि अगर कुछ तलखियाँ पैदा हुई हैं और उनकी वजूहात हमें अच्छी तरह मालूम है, और वजूहात इंशाल्लाह एक दो रोज़ में क्लियर हो जाएगी जब वो सामने आएगा, जो कुछ भी है, जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं, कमेटी ने जो इंक्वायरी है वो मेरे ख्याल हुकूमत को सामने ले आनी चाहिए। और अगर गलती हुई है फोर्सेस की तरफ से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर गलती हुई है हुकूमत की तरफ से तो उनको कहना चाहिए जी हमने गलत समझा या जो भी है। जहाँ तक चौधरी निसार साहब ने जो बात की है, ठीक है, उन्होंने जोश किताबत में कह दिया होगा, लेकिन मैं उनको याद कराना चाहूँगा एक दो बातें कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, आर्म फोर्सेस की बुनियाद पर, पुलिस की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ देकर इसको तकरीबन दहशत गर्दी से साफ कर दिया है। मतलब यहाँ पर हर कोने में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है, उनकी बाकी ईमानदार कुछ कुव्वतें मौजूद हैं जो ऐसा ऐसा साफ हो रही हैं। क्या उन्होंने लीबिया को नहीं देखा? क्या उन्होंने इराक को नहीं देखा? क्या उन्होंने शाम को नहीं देखा? जब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को या अपने इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये बात कही तो उनको मुआवजा करना चाहिए अपने पाक सर जमीन से उन मुल्कों का जिनको मैंने नाम लिया, और अभी मैंने आधे मुल्कों का नाम लिया है, अभी मैंने मजीद 1 दर्जन मुल्कों का नाम नहीं लिया जहाँ पर जब एक दफा दहशत गर्दी शुरू हुई, इंतहा पसंदी शुरू हुई तो चीजें कहते उनके हाथ से निकली जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप अपनी एजेंसियों को, आप अपनी पुलिस को, आप अपनी फौज पाकिस्तान को शाबाश दें और कहें कि भाई तुमने कमाल किया है, अपने लहू का नजराना देकर इस मुल्क की हिफाजत की है और इस मुल्क को पाक साफ करने में आप आगे हैं, ऐसी बात करना मेरे से मुनासिब नहीं है। शायद दोस्त किताबत में कह दी, मैं उनको बाकी वजीरों के और बाकी कई लोगों के मुकाबले में बहुत मुदब्बर और बेहतर इंसान समझता हूँ। उम्मीद है वो इस चीज को खुद रियलाइज करें। ठीक है, अच्छा उमर चीमा साहब आपकी तरफ आते हुए, सर डॉन लीग्स पर आपकी पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी कहती है कि चौधरी निसार साहब मुस्ताफी हो जाएं। वो कहते हैं, आपकी पार्टी जो है वो खान साहब कहते हैं कि मलाइन किया गया इंस्टीट्यूशंस को। आपकी क्या मुतालबात है? एक तो आपका गो नवाज को तो कहते ही है, लेकिन डॉन लीग्स पर ऑन सीरियस नोट उमर चीमा साहब क्या समझते हैं, कौन गलत कौन सही है, क्या होना चाहिए इस पर, डॉन लीग्स पर? उमर चीमा साहब देखिए, डॉन लीग्स के हवाले से जिस अंदाज से मलाइन किया गया एक इंस्टीट्यूशन को, ये वही नैरेटिव है जो हमारे दुश्मन एजेंसियों की जानिब से हमारे इस अहम इदारे के ऊपर लगाए गए माजी के अंदर भी। तो जब प्राइम मिनिस्टर से ऐसे नैरेटिव को जब सपोर्ट की जाएगी, उसके बाद आपने देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्पेशली इस अहम इशू के हवाले से हुई और फिर डिमांड की गई गवर्नमेंट से, और यही चौधरी निसार साहब ने आके कहा कि जी 4 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट आ जाएगी। हमारी डिमांड ये है कि इतने अहम इशू के हवाले से जिसका हमें खदशा भी है कि जो असल कल्प्रेट्स हैं, जो असल मुलजमान हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन भी अगर नहीं होती तो इस हवाले से हम बार बार ये डिमांड करें कि मुकम्मल तौर पे रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि किन लोगों से इन्वेस्टिगेशन हुई। अगर असल कल्प्रेट्स को छोड़ के कुर्बानी के बकरों को हलाल किया जाएगा तो यकीनन फिर इस किस्म का रिएक्शन आएगा, जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि राव साहब भी जो है इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि जाहिर है एक वो तो एहलकार हैं,
ये वो करेंदे हैं। असल जो लोग पीछे जो माइंडसेट है जिसने ये सारा कुछ करवाया है, अगर उनको अगर कटहरे में नहीं लेके आया जाता, उन तक अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो यकीनन किसी तौर पर असल कौन है, मतलब यानी आप लोग जो बार बार कहते हैं कि ये जो है इस पर कुर्बानी के बकरे हैं या फिर ये छोटे लोग हैं, बड़े लोग असली, वो असली लोग कौन है सर? मतलब परवेज रशीद साहब चले गए, राव तहसीन साहब का नाम आ गया, तारिक फातमी, और किसको नहीं पता? मुझे एक बात बताएं, किसको नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो मीडिया सेल बना है उसको कौन हेड कर रहा था? उसमें उसको मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और परवेज रशीद साहब उसको चला रहे थे। तो अगर जो असल लोग हैं अगर उनसे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स और उसकी रिकमेंडेशन है, अच्छा दो नाम आपने लिए हैं मरियम नवाज साहिबा का और रमेश कुमार साहब, आपसे पूछूंगा पहले अभी देखेंगे जो मुझे ब्रेक लेनी है सर, मुझे कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ना चाहिए सर, आई एम सो सॉरी आई हैव टू कट इट, मुझे ब्रेक लेनी है सर, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। तो उमर चीमा साहब यहीं से बात आपकी करने, मैंने कहा जी असल बिर कौन है यानी आपकी नजर में, तो आपने दो नाम लिए हैं, रमेश कुमार साहब का मौकिफ भी हमें इस पे लेना है, शामिल करना है प्रोग्राम में। डॉन लीक्स असल कुर्बानी फिर किसकी होनी थी जिसकी पीटीआई मुतालबा कर रही है? आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा अब तक। हुकूमत ने जो इक़दाम करना था उसके मुताबिक उन्होंने इक़दाम किया है। कोई ऐसी सूरत हाल अब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आई और हुकूमत ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ट्वीट की बुनियाद पर कोई तरीक़ाकार तब्दील नहीं हो सकता। प्रोसेस से हटा देना जो है वो कोई जो है वो सजा नहीं होती, बल्कि वो टाइमली ऑब्जर्वेशन होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में सवाल उठा रहे हैं डॉन लीक्स के मामले पर, अहम तरीन मामले पर हम इस वक्त गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये जो इस वक्त ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया जिसकी कॉपी थी सेक्रेटरी इंटीरियर, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सेक्रेटरी, इसके अलावा जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के अलावा कैबिनेट डिवीजन और साथ साथ ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भेजी गई। इसके बाद नोटिफिकेशन आने थे जो चौधरी निसार साहब का मौकिफ था। इस मामले को लेकर एक ट्वीट आई, इस ट्वीट के ऊपर भी काफी बहस हुई कि आखिरकार तनाजा क्या है, मामला क्या है। अभी आपने ऑपोजिशन का मौक़िफ़ सुना है, उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कहते हैं कि मामला कुछ और है, कुछ बड़े लोग थे जिनका नाम छुपाया गया और असल में किसी और को कुर्बान कर दिया गया, उनको छुपाने के लिए। उमर चीमा साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ जनाब अहमद बिलाल महूसा पिल्डाट के सरबराह और डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के एमएनए साथ मौजूद है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, क्या वाकई में सर ये कुछ कुर्बानी छोटे बकरों की हुई बड़ों को बचाने के लिए, ये जो बार बार लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है रमेश कुमार साहब, इसके पीछे क्या हकीकत है? उमर चीमा साहब तो नाम लेके कह रहे हैं कि इसमें जिनके नाम मरियम नवाज और परवेज रशीद साहब का नाम ले रहे हैं, आपकी नजर में रमेश कुमार साहब आपका जवाब इस बारे में क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि डॉन लीक्स जो है एक प्लांटेड स्टोरी थी और जो बेबुनियाद एक स्टोरी ऐसी जो है वो दोनों इदारों के एक अस्करी क़यादत और पीएम हाउस के बीच में एक डिफरेंसेस पैदा करने के लिए जो पैदा की गई, उसको प्राइम मिनिस्टर ने उसी दिन सीरियस ले लिया। प्राइम मिनिस्टर ने ही उसको कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन बननी चाहिए, ये रिपोर्ट सामने आनी चाहिए कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। अब जो यहाँ पे इस वक्त तक जो मीडिया के थ्रू, मैंने तो अभी पढ़ी नहीं है, मगर जो अभी इस वक्त तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि गफलत जिन बंदूक से हुई है कि उनको जब पता चला, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था उनके पास, तो उनको उस चीज़ को रोकना था। उस हवाले से ये चीज़ें जो है वो आई है। तो उस गफलत के ऊपर जो पैरा 18 थी, उस पैरा 18 की जो उसकी नज़र में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एक्शन लिया। जो प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना था थ्रू इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को डायरेक्शन देनी थी कि आप ये चीज़ें करो। अब इसके ऊपर और लाएअमल क्या होगा वो तो इंटीरियर डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर करेगा। जब इंटीरियर डिपार्टमेंट के पास ये पहुंचेगी, वापस पहुंच गई होगी, अब लाजमी है, कल वर्किंग डे है, फर्स्ट वर्किंग डे है, उसके बाद फाइनल प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद अब कल लाजमी चौधरी निसार साहब इसको पब्लिक भी करेंगे और इसके ऊपर अपनी ख्यालात का भी इज़हार करेंगे, इसके ऊपर जो एक्शन भी लेंगे। क्योंकि अब जो पहले ये जो चीज़ हुई है थोड़ी जल्दबाजी में कि ये समझा गया कि ये नोटिफिकेशन है। पहली चीज़ तो ये कि नोटिफिकेशन नहीं था, ये एक लेटर था, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक डायरेक्शन थी
कि ये इसकी वीएन में ये काम किया जाए। कोई नोटिफिकेशन जो भी होता है उसके ऊपर नोटिफिकेशन सर ये जो लिखा होता ऑर्डर है ना, जो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया सर, इसमें ये एक तो जो ये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है वो जाके जी उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन लेना राव तहसीन के खिलाफ, कैबिनेट डिवीजन ने डी नोटिफाई कर दिया स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर तारिक फातमी साहब को। सर राव तहसीन साहब तो कोर्ट जा रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे किस बुनियाद पर, मेरी प्रोफेशनलिज्म या मेरी पेट्रियोटिज्म पर किस बुनियाद पर सवाल उठाया गया। वो कहते हैं हुकूमत का प्रोगेटिव है कि वो मुझे किधर भी पोस्ट कर दे, लेकिन मेरी पेट्रियोटिज्म पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, मैं तो इसमें मुलव्वस नहीं हूं। तो सर और फिर एपीएनएस को आपने लिख दिया कि एपीएनएस इस पर कार्रवाई करे। एपीएनएस किस अथॉरिटी के तहत कार्रवाई करेगी एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ? ये भी रमेश कुमार साहब किस लॉजिक से किया गया, ये बताएं, वजाहत करें। सैफान खान, अब मैं दोनों चीज़ों का पहले आपको एपीएनएस की जवाब देता हूं। देखो, हम आज़ादी सहाफ़त के ऊपर यकीन रखते हैं। हमने आज भी जो है वो एक सहाफ़त को लेके ये मैटर हमने किसी इंक्वायरी कमेटी को या किसी आगे इसको इतना एग्रेसिव लेवल पे नहीं लेके गए, क्योंकि हमने कहा कि डॉन के जो एडिटर हैं ज़फ़र अब्बास साहब और सरन अलविदा, वो एपीएनएस खुद इसको देखे, क्योंकि एक रिपोर्टर की और एडिटर की जवाबदारी होती है। मैं खुद एक राइटर हूँ, मैं हर हफ्ते कॉलम लिखता हूँ दी न्यूज़ और जंग में और मुख्तलिफ अखबारों में, मगर जब भी वो जाता है वो ज़रूर पढ़ते हैं कि इसके अंदर ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। अगर होती है तो वो खुद ही डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अखबार का भी एक नाम जुड़ा हुआ होता है, उसका भी एक काम था। अब वो तो अखबार वाले जो एक इदारा बना हुआ है वो उसको देखेंगी। रही बात राव तहसीन साहब की, राव तहसीन साहब देखें, कमीशन की रिपोर्ट को आप उसको वो चैलेंज अगर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में करना चाहता है तो बिल्कुल वो कर सकता है कि भाई मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है और जो कमीशन की जो फाइंडिंग्स है मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। तो एक सुप्रीम इदारा है, हर बंदा आपके किसी न किसी तरीके से जो है वो कोर्ट में उनकी कमीशन की फाइंडिंग क्या है? क्या राव तहसीन साहब वो बंदा है जिसने ये इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन या आपके मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन को प्लांट किया, वो राव तहसीन और तारिक फातमी है? ये इंटरप्रिटेशन ले हमसे इस पर, हम इस रिपोर्ट से, क्या इस नोटिफिकेशन से? मेरे हिसाब से ऐसे नहीं है। जितने कदर मैं अंदाज लगा रहा हूँ, ज्यादा तो मैंने पूरी पढ़ी नहीं है कि मुझे पता हो, मगर मैं समझता हूं कि जो गवर्नर परवेज रशीद साहब की या राव तहसीन साहब की, वो ये कि उनके नोटिस में चीज आई है तो उन्होंने रोका क्यों नहीं, एक इन्फॉर्मेशन वो उस हवाले से उनकी है। बाकी ऐसी कोई चीज जो है उनकी तरफ रमेश साहब और तारिक अब आगे जब आएगी कल सैफान खान, कल जब पब्लिक हो जाएगी तो कल शाम को आपके प्रोग्राम में बैठ के डिस्कस भी कर सकते हैं कि असल में क्या था और आया इसको जो नोटिफाई किया गया है। मैं तो आपको पता है, हकीकत तो बताऊं, अगर हमारी गलती होगी तो भी मैं उसको मान लूंगा। आपकी दो लोगों पे तो इंटरप्रिटेशन ये है जी कि इस पर राव तहसीन साहब और परवेज रशीद साहब, इन लोगों को इसलिए चार्ज किया गया कि आपने इंफॉर्मेशन चेक क्यों नहीं की, या फिर ये जिम्मेदारी इन्होंने प्लांट नहीं की स्टोरी, लेकिन चेक क्यों नहीं करी, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा? रमेश कुमार साहब यही बात है। मैं जी लेकिन मैं समझता हूं कि कल अहमद बिलाल जब एक रिपोर्ट पब्लिक हो जाए ना, पब्लिक रिपोर्ट हो जाए, ये क्या सारे के ऊपर अपनी अजम्पशन के ऊपर जो है अभी जो बातें होती हैं उससे और बातें खराब होती हैं। मैं समझता हूं कल पब्लिक हो जाए, आपके भी सामने होगी, हमारे सामने होगी, उसके बाद हम भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार कर सकेंगे और आप भी जो है उसके ऊपर सही तरीके से बात कर सकेंगे। वो ज्यादा राइट टाइम होगा बनस्बत अभी जिस स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं इस पर रमेश कुमार साहब, सर ये तो आईएसपीआर की तरफ से रद्दअमल आ चुका था, इस ऑर्डर के ऊपर आ चुका था सर। तो इस पर अहमद बिलाल साहब, ये जो इंटरप्रिटेशन रमेश कुमार साहब ने राव तहसीन साहब और परवेज रशीद साहब के बारे में किया, आप इससे मुत्तफिक हैं अहमद बिलाल साहब? नहीं, देखिए, जब तक कि आपके पास पूरी रिपोर्ट आप ना उसे देख लें और आप उसकी रिकमेंडेशंस को खुद पढ़ ना लें, आप कैसे ये राय कायम कर सकते हैं कि किसने क्या किया? क्योंकि बुनियादी सवाल का जवाब इस प्राइम मिनिस्टर हाउस के लेटर से तो नहीं मिलता कि किस आदमी ने ये न्यूज़ फैब्रिकेट की थी, अगर की थी, और किसने इसको लीक किया था या इसको फीड किया था। तो फौज के दो क्वेश्चन थे कि किसने फैब्रिकेट किया और किसने इसको फीड किया। तो बुनियादी तौर पे तो ये सवाल है जिसका जवाब इस लेटर से नहीं मिलता, और इसका जवाब जब रिपोर्ट पूरी रिलीज़ होगी तो होगा। लेकिन जो ट्वीट आया जिसका आपने जिक्र किया, उस ट्वीट के बारे में अगर नरम से नरम अल्फाज में इस्तेमाल किए जाए तो मैं कहूँगा कि वो भी गैर मुनासिब था, उसकी लैंग्वेज गैर मुनासिब थी। उसने हुकूमत को तो सुबकी के दो चार किया है,
फ़ौज के लिए भी उसने कोई नेक नामी का सामान नहीं किया, और बैनुल-अक़वामी तौर पे पूरे मुल्क की और रियासत की मैं समझता हूँ जग हसाई हुई है। तो वो ट्वीट भी विड्रा होना चाहिए, और मेरे ख्याल में कि रिपोर्ट पूरी की पूरी पब्लिक होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इसके अंदर क्या रिकमेंडेशन थी और हुकूमत ने किस हद तक अमल किया है, किस हद तक नहीं किया, और जहां अमल नहीं किया हुकूमत बताएगी क्यों नहीं किया। नहीं, लेकिन आपने फिर दो मुतालबे कर दिए अहमद साहब। एक तो आप कह रहे हैं कि वो ट्वीट भी बिल्कुल बेबुनियाद थी, फिर दूसरा रिपोर्ट भी जल्द से जल्द आ जानी चाहिए थी। अगर यानी हुकूमत की तरफ से भी गलती हुई यहाँ पर कि इन्होंने रिपोर्ट अभी तक पब्लिश निकाली नहीं, सामने नहीं लेकर आए। अहमद बिलाल साहब जी बिल्कुल, रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए, और मेरे ख्याल में ट्वीट को विड्रॉ होना चाहिए। ये ट्वीट गैर मुनासिब थी, इसको भी विड्रॉ होना चाहिए। ये तो किसी सूरत डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये फ़ौज के लिए भी मैं समझता हूँ कि एम्बेरसमेंट का बायस बनी है। ये इंसान से गलती हो जाती है तो ये जल्दबाजी में शायद गलती हुई है, ये इदारे का ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन ये कुछ अफराद की तरफ से शायद ये गलती हुई है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत को ये रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए, अब इसके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा। नहीं सर, दो गलतियां, एक होती है गलती बदनीयती से, और एक गलती वो होती है जो गलती होती है खुद होती है कि कोई करता है गलती। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया यही कि अगर बदनीयती पर है तो फिर तो चले दरगुजर कर देते हैं, लेकिन अगर ये गलती खुद की गई है तो फिर क्या होता है सर, फिर क्या उस पर होना चाहिए रवैया। अहमद बिलाल साहब, हम गलती तो चले दो तरह की होती है ना, गलती एक तरह की तो नहीं गलती होती। देखिए, हम तो यही इस वक्त फर्ज करना चाहिए कि ये गलती जो थी ये इंटेंशनल नहीं थी, ट्वीट की सूरत में भी और ये डॉन लीक्स की सूरत में भी। लेकिन ये देखिए ना, पूरी तहकीकात की गई थी, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई थी, एक पूरा प्रोसेस हुआ उसके ऊपर, और उसके नतीजे में एक रिपोर्ट, मुत्तफ़िका रिपोर्ट एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज, साबिक जज की सरबराही में ये सबमिट की गई है। तो अब ये पूरा प्रोसेस हुआ है, तो इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और अगर उस रिपोर्ट के अंदर जो सिफारिशात हैं पब्लिक के सामने आनी चाहिए। अच्छा, वो ट्वीट वापस सामने नहीं आएंगी। उमर चीमा साहब, सर आप लोग, उमर चीमा साहब आप कितने बावसूख होकर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अहमद बिलाल साहब तबसरा नहीं कर रहे हैं अभी, रमेश कुमार साहब कहते हैं जी रिपोर्ट आने दें फिर तबसरा करें, फिर बातें करें। लेकिन उमर चीमा साहब, आप लोग नाम लेकर ये कह रहे हैं जी कि आपको 100% यकीन है कि ये नाम मुलव्विस है इस लीक के अंदर, फैब्रिकेशन के अंदर, प्लांट न्यूज करने के अंदर। उमर चीमा साहब, हाउ इज दैट पॉसिबल? किस तरह आप लोग ये कर रहे हैं बावसूख 100% श्योर होके? जी सैफान, मैंने आपके प्रोग्राम में बड़ा अभी जो बात की है, मैंने आपसे कहा कि किसको नहीं मालूम, सबको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो मीडिया सेल चल रहा है वो किसकी सरबराही में चल रहा है। और बात यह है कि हम तो बार बार इसीलिए मुतालबा कर रहे हैं कि मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो शाया की जाए, ताकि पता चला कि कौन लोग थे जिनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, किन लोगों पे जिम्मेदारी डाली गई, क्या असल कल्प्रेट से इन्वेस्टिगेशन भी की गई। अभी आप जो बात कर रहे हैं कि जी ट्वीट डिलीट होनी चाहिए, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो डायरेक्टिव अभी 48 दिन, देखें अभी 48 घंटे 2 दिन पहले जो डायरेक्टिव आया, डायरेक्टिव के रिएक्शन में फिर जो ट्वीट आया, और ये जो कहा जा रहा है कि नहीं जनाब वो बदनीयती की बुनियाद पे नहीं था, वो ऐसी गलती हो गई, हालांकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर का, और ऐसे मामला जो पहले इतना सेंसिटिव इशू हो उसको तो बड़ा केयरफुली हैंडल किया जाना चाहिए था। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये वो माइंड सेट है, वो जो ज़हनी नफरत और वो जो एक इदारे के खिलाफ जो एक जज्बात हैं उसकी बार बार ये जो है डिस्प्ले होता है। उस इदारे ने जो ट्वीट करी है उस पर अहमद बिलाल साहब ने कमेंट दिया है। उमर चीमा साहब, क्या वो ट्वीट डिलीट होनी चाहिए? टीजर दिया गया है। उमर चीमा साहब, क्या वो ये एक टीजर था, ये जो डायरेक्टिव नहीं था, ये टीजर था। वो ट्वीट के बारे में कुछ बता दें, पी जाती है, बर्दाश्त कर लेगी या नहीं कर लेगी? अच्छा उमर चीमा साहब, क्या वो ट्वीट भी डिलीट होनी चाहिए? अभी अहमद बिलाल साहब ने कहा ट्वीट शुड बी डिलीटेड, उसको वापस लेना चाहिए ट्वीट को फौरी तौर पर। आपका मौकिफ क्या है इस बारे में उमर चीमा साहब? मेरे भाई, मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर ये डायरेक्टिव बदनीयती की बुनियाद पर नहीं था तो पिछले 48 घंटों में, उसके थोड़ी देर बाद चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चौधरी साहब ही वो रिपोर्ट शाया कर देते। 48 घंटों में सवाए आए बाएं शाए मारने के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो मैं अब कैसे ये मान लूं कि ये बदनीयती की बुनियाद के ऊपर डायरेक्टिव नहीं इशू किया इन्होंने। लेकिन सर जो प्रेस रिलीज है, अब तो आईएसबीआर की ट्वीट से प्रेस रिलीज बन गई है, उस पर आप कहते हैं कि वो सही है मौक़िफ़ आईएसबीआर को पब्लिकली एक ट्विटर के फोरम के ऊपर ये मैसेज सर्कुलेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? अभी इससे अहमद बिलाल साहब ने कहा जगहसाई हुई है हमारी पूरे दुनिया में। आपकी नजर में उमर चीमा साहब, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? देखें, यकीनन इस डायरेक्टिव और उसके रिएक्शन में जो ट्वीट आया उससे जो मिसट्रस्ट है
जो गैप है हुकूमत और एक इदारे के दरमियान में, वो बड़ा खुल के एक्सपोज हो गया है। और जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि अभी 4 दिन पहले पनामा का फैसला आया और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नजर आ रहा है कि उनका वो किस तरफ उनका अंजाम जा रहा है, तो लिहाजा आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये मुखालफत, ये इख्तलाफात बढ़ेंगे। क्योंकि मियां साहब को और कुछ नहीं नजर आना, उन्होंने सियासी शहीद बनने के लिए अल्टीमेटली इस किस्म की कोई हरकत करनी है कि वो किसी तरीके से वो ट्वीट आपकी नजर में सही है, इसका मतलब वो मौके पब्लिकली फोरम पर जाकर देना इस प्यार का वाज टोटली करेक्ट। उमर चीमा साहब, यही मैं इंटरप्रेट करूं आपके जवाब से कि आप उसके खिलाफ नहीं है, यही बात है? देखिए वो एक नेशनल है, ऑब्वियसली आप एक इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर अगर इस तरह से हैंडल किया जाएगा किसी इशू को, तो यकीनन बतौर इदारा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। अच्छा रमेश कुमार साहब, आपका सर मौके इस पर क्या होगा? ये अभी अहमद बिलाल साहब ने कहा ट्वीट वापस लेनी चाहिए हुकूमती सतह पर, क्या रमेश कुमार साहब ये मुतालबा करते हैं कि ट्वीट वापस हो जानी चाहिए फौरी तौर पर? मैं समझता हूं हर इदारे को एहतराम के दायरे में काम करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस मुताबिक काम करना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भी अस्करी इदारे रहे हैं उसका हमेशा, अगर ये बार बार ये गिनाते हैं कि 90 से जो है वो पीएम साहब की ये सूरत हाल रही है और आर्मी के साथ कन्फ्लिक्ट में रहे, मगर कुछ भी हो, बात यह है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है, उसके पास अवामी ताकत है, उनको फॉलो करना वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं। आप अगर इंटरनली अगर किसी चीज़ से एग्री नहीं होते हैं तो एक रास्ता है, आप एमएस को मैसेज करें, आप बात करें कि सर ये हमारे पास ये इदारा है, वहाँ पे ये कंसेंट है, मगर ऐसी इस तरीके से जो है ना, वो एक तो ये ट्वीट सोशल मीडिया, ये जो पीटीआई ने जो ये सिस्टम जो शुरू किया है, इस वजह से ये तो कभी भी इस चीज को गलत नहीं कहेंगे। गलत हुआ रमेश, मगर मैं इनको एक को इल्जाम नहीं दूंगा। कोई आप ऐसा मुतालबा ही नहीं आपने कहा ये तरीका सही नहीं था मैसेज पास ऑन करने का, तो फिर कोई एक्शन सोचते हैं आप लोग? एक्शन मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो रही है उस हिस्ट्री में मेरा जो ख्याल है वो ये होना चाहिए कि इसको उफाम तफसीम से बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, से हल होना चाहिए। मुझे वाइंड अप करना होगा, इख्तिताम पर टाइम पहुंचा है अपने। अहमद बिलाल महमूद साहब का, उमर चीमा साहब का, रमेश कुमार साहब का बहुत शुक्रिया। पॉइंट किया जनरल लोधी साहब का भी। आज चौधरी साहब का खिताब डॉन लीक्स के हवाले से आने वाली तमाम बातें सामने रखी। फीडबैक लिख सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहिएगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।